अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों में आरण्यक एवं उपनिषद की रचना हुई। आयोग ने इस उत्तर को बी माना है, जबकि इसका उत्तर सी होगा, यानी प्रजापति। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वर्णित कैकेयी जनपद का एक राजा दार्शनिक था? तो वो था अश्वपति। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पीजीटी 2016 का प्रश्न रहा है। ऋग्वेद काल में कबीले पर शासन करने वाला राजा अब उस प्रदेश पर शासन करने लगा। उपनिषद काल में अनेक राजा ऐसे हुए जो ब्रह्म ज्ञान तथा आध्यात्मिक चिंतन से जुड़े थे, जिसमें प्रमुख थे कैकेयी के अश्वपति, विंध्य के जनक, काशी के अजातशत्रु और पांचाल के प्रवण जहवाली। उत्तर वैदिक काल में पांचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। शतपथ ब्राह्मण में इन्हें वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद अंशतः गद्य में लिखा गया है? वो लिखा गया है यजुर्वेद। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। पीजीटी 2016 का ये प्रश्न रहा है। यजुर्वेद अंशतः गद्य और अंशतः पद्य में लिखा गया है। यजुर्वेद के दो भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद का ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण है। अथर्व गद्य में लिखा गया है। एक पुनर्विवाहित स्त्री के लिए प्रयुक्त पुनर्भुव शब्द सर्वप्रथम किस ग्रंथ में लिखा गया? तो ये लिखा गया है ऋग्वेद में। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पीजीटी 2016 का ये प्रश्न रहा है। ऋग्वेद समाज एक पुरुष प्रधान समाज था, फिर भी समाज में स्त्रियों की दशा ठीक थी। ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है कि यदि पति की अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो पत्नी पुनर्विवाह कर सकती है। इस स्त्री का पुनर्भुव कहा जाता था। ऋग्वेद में सती प्रथा का प्रमाण नहीं मिलता है। ऋग्वेद में नियोग प्रथा का प्रयोग बड़ी मात्रा में होता है। नियोग किसी अन्य पुरुष से उत्पन्न संतान होते थे। आयोग ने इसका उत्तर बी अथर्ववेद माना है, जबकि इसका उत्तर ऋग्वेद पुनः विवाहित स्त्री का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस जनों का उल्लेख मिलता है? तो यह उल्लेख हमें मिलता है, यहाँ पे हमें कूट के माध्यम से उत्तर देना है। तो यहाँ उत्तर बनेगा यदु और पुरु। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पुरु, यदु, चेदी, मत्स्य, यदुवंश अथवा यदुवंशी क्षत्रिय शब्द भारत के उन जन समूहों के लिए प्रयुक्त होता है जो स्वयं को प्राचीन राजा यदुवंशज बताते थे। यह ऋग्वेद में वर्णित 5 भारतीय आर्यजन, पंचजन, पंच क्षत्रिय या पंचानुष
कवर्ण, सामवेद रणायनी और अथर्ववेद पिप्लाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। उत्तर वैदिक कालीन पांचाल राज्य का प्रसिद्ध दार्शनिक नरेश था। प्रसिद्ध दार्शनिक नरेश कौन था? तो ये था प्रहबल जबाली। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र जून 13 का प्रश्न रहा है। उत्तर वैदिक कालीन पांचाल राज्य में अनेक दार्शनिक यथा प्रहबल जबाली एवं अरुणी आदि हुए। इनमें प्रहबल जबाली प्रसिद्ध दार्शनिक नरेश था। उल्लेखनीय है कि उत्तर वैदिक काल का समय 1000 से 600 ईसा पूर्व था। उत्तर वैदिक काल में विदेह के जनक, कैकेयी के अश्वपति और काशी के अजात शत्रु आदि अनेक ऐसे राजा थे जो ब्रह्म ज्ञान तथा आध्यात्मिक चिंतन से जुड़े थे। निम्नलिखित में से कौन धर्म सूत्रकार नियोग प्रथा को अनुचित बताता है? तो अनुचित बताने वाला है बोधायन। यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र जून 2013 का प्रश्न रहा है। वैदिक साहित्य को अनक्षण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणय किया गया। ऐसे सूत्र जिसमें धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है उसे धर्म सूत्र कहते हैं। बोधायन धर्म सूत्र में नियोग प्रथा को अनुचित बताता है। सुदास के विरुद्ध ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया? तो ये युद्ध हुआ है विश्वामित्र। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विश्वामित्र के नेतृत्व में। यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र जून 2014 का प्रश्न रहा है। विश्वामित्र प्राचीन भारत के नृपति थे जो कौशिकी के नाम से भी जाने जाते थे। वे एक महान राजा कुश के प्रपौत्र थे। ऋग्वेद के अनुसार सुदास के विरुद्ध 10 राजाओं का युद्ध विश्वामित्र के नेतृत्व में ही लड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेद कालीन सभा और समिति के संदर्भ में सही है? यानी जो करेक्ट है उसी को हमें चूज करना है यहाँ पे। तो सीधे सही पर हम आ जाएंगे। इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। सभा विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी जबकि समिति सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र जून 2014 का प्रश्न रहा है। ऋग्वैदिक समिति मुख्यतः राजनीतिक कार्यों से संबंधित संस्था थी। इसमें सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व होता था। समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था और सभा धनिकों या श्रेष्ठ जनों की संस्था होती थी। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 2 पुत्रियां कहा गया है। इस पर भी क्वेश्चन बनता है और अध्यक्ष पर भी बनता है। ईशान कहा जाता है। निम्नलिखित पुरोहित में से कौन यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करता था? ये करता था ब्रह। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एनटीए यूजीसी नेट जून 2014 का प्रश्न रहा है। ऋग्वेद काल में अनेक यज्ञ प्रचलन में थे। यज्ञों में राजा और प्रजा दोनों ही भाग लेते थे। यज्ञों में विभिन्न श्रेणियों के पुरोहित होते थे। होता मंत्रोच्चारण, अध्यवरयु, पूजा से संबंधित हाथ के काम का उद्गाता सामदेव का गान करता था, जबकि ब्रह यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करता था। यहाँ पे सुमिलित करने का प्रश्न आ गया है। चलिए सुमिलित करते हैं इसे। सबसे पहले दिया है 100 सूत्र। 100 सूत्र हो जाएगा बलि संबंधी नियम से। ग्रह सूत्र हम करेंगे घरेलू अधिकार से। धर्म सूत्र करेंगे धर्म एवं विधि से। और शुल्व सूत्र हो जाएगा यज्ञ वेदिकाओं के मापन में।
ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। यूजीसी नेट द्वितीय प्रश्न पत्र जून 2014 का प्रश्न रहा है। वैदिक साहित्य को अनक्षर बनाए रखने तथा संक्षिप्त करने के लिए सूत्र साहित्य की रचना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 3री शताब्दी के पूर्व मध्य में की गई। इनकी कुल संख्या 6 है। शिल्प, शिक्षा, शिल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी। वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण के लिए शिक्षा शास्त्र की रचना की गई। कल्प का तात्पर्य है कर्म कांड अर्थात विधि नियमन। इसके 3 चरण हैं, 100 सूत्र, यज्ञ व बलि संबंधी विधान। इसका एक भाग शूल्ब सूत्र है जिसमें यज्ञ वेदिकाओं के मापन आदि का उल्लेख है। इसी से रेखा गणित का भी प्रारंभ माना जाता है। ग्रह सूत्र में ग्रह कर्मकांड यज्ञों का विवरण है, जबकि धर्म सूत्र में राजनीति, सामाजिक, धार्मिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। व्याकरण का कार्य भाषा को वैज्ञानिक शैली प्रदान करना है। निरुक्त का अर्थ प्रति युक्ति शास्त्र है। पदों को चरणों में सूत्रबद्ध करने के लिए छंद की रचना की गई, जबकि ब्रह्मांड एवं नक्षत्रों के विषय में भविष्यवाणी ज्योतिषी का विषय है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। का अर्थ व्युत्पत्ति शास्त्र है। निरुक्त का अर्थ दिया गया है। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो ये वक्तव्य दिए गए हैं और इस पर विचार करना है। उपयुक्त कथनों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही है, यानी जो सही है उसी को हमें चूज करना है। तो सबसे पहला कह रहे हैं गौतम बुद्ध ने अधिकांश संख्या में वर्षावास श्रावस्ती में बिताया, जो कौशल का एक प्रमुख नगर था। ये भी सही है। गौतम बुद्ध और कौशल के राजा प्रसेनजीत एक आयु के थे। ये भी करेक्ट होगा, लेकिन व्याख्या नहीं दे रहा है, इसलिए हमारा उत्तर बन जाएगा ए आर। दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। और ये प्रश्न आया है यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र दिसंबर 2014 का। नेक्स्ट पर आते हैं। महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष श्रावस्ती पहुंचे थे। वहां अंगुलीमाल नामक डाकू को अपना शिष्य बनाया। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में ही हुए तथा यहीं पर उन्होंने अपने धर्म का सबसे अधिक प्रचार किया। कौशल नरेश प्रसेनजीत भी बुद्ध के शिष्य थे तथा अपने को महात्मा बुद्ध के समान आयु का बताया। वैशाली के शासक चेटक के विरुद्ध अजातशत्रु के युद्ध के क्रम में अजातशत्रु के मंत्री वत्साकर ने बुद्ध से निम्न में से कहाँ भेंट की थी। तो ये भेंट हुई है वैशाली में। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र 2015 का प्रश्न रहा है। वैशाली के शासक चेटक के विरुद्ध अजातशत्रु के युद्ध के क्रम में अजातशत्रु के मंत्री वत्सकर ने बुद्ध से वैशाली में भेंट की थी। इस संबंध से ज्ञात होता है कि अजातशत्रु महात्मा बुद्ध से परामर्श किया तथा उन्होंने ही उसे बताया कि वज्जी संघ का विनाश भेद द्वारा ही संभव है। तत्पश्चात उसने अपने मंत्री वत्सकर को भेजकर वज्जी संघ में फूट डलवा दी। निम्नलिखित बौद्ध स्तूपों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पे कूट भी आपको दिख रहा होगा, इसकी सहायता से हमें इसे क्रम में लगाना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले रखेंगे सांची को, इसके बाद अमरावती आ जाएगा, फिर होगा सारनाथ और सबसे लास्ट में नालंदा। तो इस तरह से क्रम में हम लगाएंगे। फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले है सांची, अमरावती, सारनाथ, फिर नालंदा। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एनटीए यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र जून 2015 का प्रश्न आया है। बौद्ध ग्रंथों में उल्लिखित है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। अशोक ने मध्य प्रदेश में सांची का महास्तूप निर्माण कराया। अमरावती स्तूप का निर्माण इक्ष्वाकु वंश के शासकों ने किया था। गुप्त काल में
सारनाथ का धामेक स्तूप का निर्माण किया गया? यह ईंटों का बना है। गुप्त शासक कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। और यहाँ पे हम आ गए अपने लास्ट क्वेश्चन पे। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का संकेत करता है? तो ये संकेत करता है सुवास्तु गोमती। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र 2015 का प्रश्न रहा है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान के 4 नदियों कुंभा, क्रुमु, गोमल, सुवस्तु का उल्लेख मिलता है। इस तरह ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश का उल्लेख मिलता है। इससे स्पष्ट है कि आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान क्षेत्र में बसे थे। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं एज यूजुअल अपने प्लेलिस्ट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतिहास से संबंधित बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं और पीजीटी टीजीटी के ओल्ड पेपर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा एनडीए यूजीसी नेट के भी पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपके पास समय अधिक बचता है तो आप प्रैक्टिस सेट से अपनी प्रैक्टिस करके इतिहास के कॉन्सेप्ट को और भी मजबूत बना सकते हैं। तो यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड गुड नाइट।